हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी लेंस। मैं हूं जानवी वर्मा और मैं आपको बच्चों क्या है कि बेसिकली पावर एंड फंक्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम पावर एंड फंक्शन जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली उनमें मतलब क्या क्या पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो ये मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन, अपील्स, तो ये क्या है कि इनको हम क्या है डिटेल्ड में कवर करेंगे वन बाय वन करके। अगर जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा था तो वो देख ले जाकर, या तो फिर क्या है कि इसको नोट कर ले। मैं इरेज करके फिर स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से स्टार्ट करेंगे हमारे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी कि ये जो पावर है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की, तो ये क्या पावर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसमें मतलब क्या क्या कर सकता है, क्या इसके फंक्शंस है, ये सारी की चीज़ें हम लोग क्या है वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है। यानी कि कोई भी केस हो डायरेक्टली क्या हो कि फर्स्ट इंस्टेंस में ही क्या हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट केस को जा सकता है, मतलब डायरेक्ट ले जा सकता है केस को। सपोज हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम क्या है कि हमारे पास चॉइस होती है कि हम हाई कोर्ट में जाए फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर हमारा मन नहीं है हाई कोर्ट में जाने को तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। कोई भी नेशनल मैटर हो गया, हमारा इंपॉर्टेंस हो गया, तो वो केसेस भी क्या है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इसमें क्या होती है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक, ज्यूरिडिक्शन बेसिकली क्या होती है कि एक जुडिशियल अथॉरिटी होती है जिसके पास पावर होता है कि वो एक मतलब क्या है ना कि अपना जजमेंट दे सकती है। और वो क्या होगा कि मतलब उस फाइनल डिसीजन माना जाएगा, उसका जजमेंट फाइनल होगा, उसके ऊपर फिर कोई भी डिसीजन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जो उन्होंने कह दिया फिर वही होना है, मतलब एक जजमेंट पास कर दिया। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर कई सारे पॉइंट्स आते हैं कि मतलब किस केसेस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स को भी हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, यानी कि सेंटर हो गया, ठीक है, और स्टेट हो गया, उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो कि नहीं भाई आप इतना पैसा नहीं दे रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर आप नहीं भेज रहे हैं, यहाँ पे नीड है, या कोई भी मतलब मुद्दा ले लो। ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि अब ये एक डिस्प्यूट तो क्रिएट हो रहा है। तो इस केस में क्या है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं आपकी भले उस स्टेट में पार्टी नहीं तो क्या हुआ, लेकिन वहाँ पर लोग तो हैं, पूरे कंट्री के तो लोग हैं, आपको वहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी जितनी आप सब जगह कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर स्टेट में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो इससे समझ में आया कि मतलब सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं ना। ये पार्टी बायस्ड हो सकते हैं, मतलब पार्टी से रिलेटेड ना हो कि मतलब कोई और डिस्प्यूट हो सकता है, किसी गवर्नमेंट को और फंड्स चाहिए होंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा फंड्स नहीं होंगे तो कहाँ से वो प्रोवाइड करे हैं। और फिर स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं आपने तो पहले कहा था, हमें इतनी नीड थी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है कि मतलब डिस्प्यूट्स, बहुत टाइप के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो वो क्या है सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो। फिर इंटर स्टेट डिस्प्यूट, अब दो स्टेटों के बीच में भी डिस्प्यूट है। दो स्टेट सपोज किसी भी चीज़ के लिए लड़े जा रहे हो, बाउंड्री के लिए लड़े जा रहे हो, मतलब आपस में इन सर मतलब, और फिर दंगा फसाद वगैरह के लिए भी लड़े जा रहे हो कि मतलब कोई कहीं और का बंदा आया, मतलब कहीं और के जो ट्राइब्स वगैरह आए, ठीक है ना, तो वो आके मतलब दूसरे स्टेट में मतलब नहीं बवाल काट रहे हो। तो इस तरीके से भी आप सब लोग समझ सकते हैं कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि अब स्टेट आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने कि आपने अपने स्टेट्स के मतलब पीपल्स के लिए क्यों नहीं सही काम किया है, कि क्यों नहीं आप रोक लगा रहे हैं, क्यों अच्छे लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना, आपकी पुलिस क्या कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अराइजेज होती हैं। तो मतलब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिनके बीच में कि दो स्टेट भी आपस में भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो ये डिस्प्यूट्स भी डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, हमारे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक, अब कैसे डिस्प्यूट, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई एक साइड पे, 3 पॉइंट्स में आते हैं। तो बेसिकली पहले क्या होती है कि कोई भी डिस्प्यूट हो, किसके बीच में हो, गवर्नमेंट के बीच में हो और किसी एक स्टेट के बीच में हो, या तो फिर क्या हो, और फिर क्या हो कि किसी भी गवर्नमेंट के बीच में हो, एक स्टेट के बीच में, एक से ज़्यादा और स्टेट हो। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। फिर क्या हो, दोनों स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स हो, ठीक है ना, कि मतलब एक साइड एक स्टेट है, एक साइड 3-4 स्टेट मिलकर लड़ रहे हो। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। मतलब ऐसा ग्रुपिंग आप समझ लो कि 3-4 स्टेट एक तरफ होंगे, एक तरफ एक सिंगल स्टेट, तो डिस्प्यूट हो सकता है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट हो, एक तरफ एक स्टेट से मतलब डिस्प्यूट चल रहा हो, या तो कह सकते हैं 3-4 स्टेट आपस में सेंट्रल से सीधे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हो, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो, है। तो ये चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछें। अब क्या कुछ एक्सेप्शंस आते हैं हमारे पास कि जिसमें कि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इन पे डिसीजन अपना
नहीं दे सकता है, ठीक है, एक डायरेक्टली डिसीजन अपना नहीं दे सकता है। कुछ डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया सेंटर स्टेट की कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, उसी तरीके की कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं जिन पर क्या है कि ये मतलब अप्लीकेबल नहीं होता ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन वाली सुप्रीम कोर्ट की पावर, ठीक। तो क्या होता है, पहले एडजस्टमेंट ऑफ अ सर्टेन एक्सपेंसेस, यानी कि अब गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, अब स्टेट गवर्नमेंट चिल्लाने लगी आपने उस स्टेट को क्यों ज़्यादा दिया, हमको क्यों कम दिया, हमको और चाहिए पैसा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी जितनी नीड थी हमने आपको उतने ही प्रोवाइड करा, उतने में ही एडजस्टमेंट करिए आप। तो ये एडजस्टमेंट को लेके क्या है कि दोनों स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, सपोज पैसे को लेके, है ना, जो भी फंड्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड यूनियन और मतलब क्या था यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट। तो इसमें एक्सपेंसेस से रिलेटेड में क्या है कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर सुप्रीम कोर्ट की वर्क नहीं करेगी, ठीक है बच्चों। और फिर क्या है कि 2-3 चीज़ें और आ जाती हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर का डिस्प्यूट चल रहा है, दो स्टेट मतलब इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स वगैरह चलते हैं, तो उसमें भी क्या है कि स्टेट मतलब जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की जो पावर होती है वो वर्क नहीं करेगी, ठीक। और फिर एक पॉइंट यहाँ पर और आ जाता है, जो भी एग्रीमेंट्स होती हैं, जो भी ट्रिटीज़ होती हैं वो ऑपरेशन में चल रही हूँ, ठीक है, मतलब कंटिन्यू हो उसका प्रोसेस, तो उस टाइम पे क्या है कि उस पर भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर वर्क नहीं करती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई कोई चीज़ है, कोई भी एग्रीमेंट ले लो कि लागू हो रहा है तो वो चलता ही चला जा रहा है, अब उसमें बीच में से कोई पॉइंट पुट ऑफ कर दे कि नहीं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ये सही नहीं है, तो इस तरीके से मतलब आप समझ सकते हैं कि ये उस जगह पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर वर्क नहीं करे, क्योंकि क्या है कि कई सारे मतलब जो पॉइंट्स होंगे, डिस्प्यूट होंगे एग्रीमेंट्स को, पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड एग्रीमेंट्स है या कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का, तो उसमें पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट का रोल आता है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस वगैरह होते हैं जिसमें कि क्या है कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की जो पावर है सेंटर स्टेट्स के रिगार्डिंग वर्क नहीं करती है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमारे फिर सेकंड देखते हैं कि सेकंड पावर या फंक्शन क्या है। फिर उसके बाद था रिट्स, यानी कि प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, बेसिकली रिट्स होती हैं, एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है, कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी, कोई भी मतलब बेसिकली क्या है कि ये मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात ले लेते हैं, तो वही जनरली क्या है रिट्स को इशू करती हैं। तो क्या है कि ये रिट्स इशू, बेसिकली रिट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो कि क्या है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए मतलब डायरेक्ट मतलब कोर्ट्स को दिया जाता है, ठीक है, किसी भी पर्सन के खिलाफ दी जा सकती है, किसी भी प्राइवेट अथॉरिटी, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट में क्या है सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, ठीक है, लोअर कोर्ट्स के हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी दे सकता है कि आप इस फंक्शन को करें या तो ना करें, ठीक है। 2 केसेस होते हैं इसमें, ठीक है, या तो वो कहेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, नहीं करना है आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकते हैं, तो ये केस हो गया। फिर दूसरा क्या है कि आपने ये कर दिया तो सुधारिए उसको, उसकी जॉब आपने कैसे छीन ली, जब वो एलिजिबल था, है आपने अपने मतलब कहते हैं रिश्तेदार को कैसे बैठा दिया वहाँ पे, जब वो एलिजिबल था आपने बिना किसी रीजन के ऐसे कैसे उसको निकाल दिया, ये तो उसके फंडामेंटल राइट्स को आप वायलेट कर रहे हैं ना। तो ये प्रिवेंशन भी कर सकता है, कह भी सकता है कि नहीं उसको सुधारो, और ये काहे कर रहे हो भाई, ये चीज़ें भी हैं। तो ना कोई डायरेक्ट मतलब पर्सन जो है वो डायरेक्टली मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कौन कौन से रिट्स इशू करते हैं, ये अब इसके बाद ही हम लोग क्या है कि ये वाला टॉपिक को भी कवर करेंगे, क्योंकि बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब 10th में पहुंच चुके हैं तो क्या है कि आपको पता तो हो कि एटलीस्ट आपके राइट्स क्या होते हैं, कि आप मतलब उनका कैसे यूज़ होता है, तो ये थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत ब्रॉडर है ना, ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं होता, आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो मतलब मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको मतलब क्लियर हो गई ना, ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ अ केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। अब बच्चों क्या होता है कि हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो अब हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को मतलब लगेगा कि भाई यार ये केस पता नहीं साफ सही नहीं है ना, इस कोर्ट के लिए तो ठीक नहीं है, हाँ यहाँ पे जजेस मतलब ठीक ठाक नहीं है, तो क्या करेंगे कि वो केसेस को उठा के क्या कर देंगे दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में भेज देंगे, या कह देंगे अरे यहाँ पे तो बर्डन बहुत ज़्यादा है, अभी इसकी नीड भी है और ये हैंडल करने में तो भाई बहुत दिक्कत हो रही है। अब सपोज मतलब कहीं आप ऐसे स्टेट्स के एग्जाम्पल ले लीजिए जहाँ पे 2 स्टेट ना कि एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, है ना, तो उसमें उस केस में क्या हो जाता है कि जब कोर्ट के ऊपर भाई बर्डन ज़्यादा हो गया, 2 स्टेट के केसेस क्या है कि एक ही हाई कोर्ट में चल रहे हैं, तो बर्डन ज़्यादा हो गया, तो उस केस में भी क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसके कुछ केसेस को या पर्टिकुलर एक केस को उठा करके अगर दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट को दे देगा, ठीक है। तो ये नीड के हिसाब से होगा सुप्रीम कोर्ट को जब लगेगा, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसी में एक पॉइंट आता है हमारा कि आर्टिकल 139A, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू क्या है कि एंटर कराया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर उसके पास बहुत
ज़्यादा बर्डन हो गया तो वो क्या कि अपनी केसेस भी हाई कोर्ट को मतलब दे सकता है कि आप इस पे जजमेंट दे दीजिए, अभी हमारे पास टाइम नहीं, अभी हम थोड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स को हैंडल करना है और ये स्टेट रिलेटेड है तो आप कर सकते हैं मैटर को हैंडल, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ये इंसर्ट करा गया, तो उसके थ्रू क्या है सुप्रीम कोर्ट को एज ए पावर इंक्लूड कर दी गई थी कि केसेस को क्या है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब लोअर कोर्ट के केसेस को भी हायर कोर्ट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अब कैसे है, सपोज किसी को जजमेंट समझ नहीं है तो अपील के थ्रू क्या करेगा, डायरेक्ट ही चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे ट्रांसफर ही तो हो रहा है ना। फिर क्या है कि इसमें ये क्या है कि ऐसे हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं अपील, अब यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट की मर्जी चलती है, उसको लगेगा तो वो ट्रांसफर करेगा अपने केसेस को 1 से 2 हाई कोर्ट्स में, ठीक है ना, या तो एक हाई कोर्ट का केस दूसरे हाई कोर्ट में, ये भी करेगा, ठीक। तो जैसा सुप्रीम कोर्ट का मन होगा तो वैसा करेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या इसमें पॉइंट आता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो एज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ, मतलब इंटरप्रिटेटर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब इसका क्या होता है बच्चों कि मतलब लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ बनाया तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरप्शन कर सकता है, कहता है आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कैसे काम नहीं कर रहे हैं भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आप ये लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पर अपना डिसीजन दे देगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। अब सपोज आप एक लोग जर्नल एग्जाम्पल ही ले लो, जैसे कि एग्जाम्स वगैरह पिछले साल कैंसिल हो गए थे बोर्ड्स के, तो बेसिकली इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई एग्जाम्स को क्या आप कैंसिल कर दीजिए, हेल्थ का मैटर है, हम बच्चों की हेल्थ से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है बाकी जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन था, जो लेजिस्लेटर था, वो क्या चाह रहा था कि नहीं थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाए लेकिन एग्जाम ज़रूर करा लिए जाए, है ना, तो नहीं तो मैंने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पर मैटर ऑफ हेल्थ है भाई, उनका राइट है, उनको सुरक्षित रहना है। तो उस तरीके से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया, उनके जो भी पॉइंट्स है उसके रिगार्डिंग उन्होंने अपना डिसीजन दिया। तो इसी तरीके से क्या है कि इंटरप्रेट कर सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करें, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन के आप अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, इनवैलिड लॉ को नहीं बना सकते हैं। तो ये कौन करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। किसकी पावर, मतलब किसके रिगार्डिंग करता है, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। अब कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा।